वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इस बार आपके जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि आज का जो आपका पेपर है वो है कंपनी लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस बार सब पार होंगे, बाकी बिहारी जी की कृपा हो जाएगी आप पे बस। तो चलिए वीडियो पूरी देखिएगा और स्क्रिप्ट मत कीजिएगा कहीं पे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो एकल कंपनी की परिभाषा आपकी किस धारा में दी गई है, तो ये दी गई है आपकी धारा 2 के 62 में। धारा 2 के पैरा 62 में दी गई है ये एकल कंपनी की परिभाषा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो जो लघु कंपनी की परिभाषा दी गई है आपकी, वो दी गई है धारा 2 के पैरा 85 में, यानी धारा 2 के सब क्लॉज 85 में दी गई है लघु कंपनी की परिभाषा। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे ये आ जाता है आपका, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। यानी जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनको किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो उनको किया गया है आपका धारा 2 के पैरा 68 में परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पब्लिक कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो पब्लिक कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है, ये किया गया आपका धारा 2 के पैरा 71 में परिभाषित किया गया है। धारा 2 के पैरा 71 में परिभाषित किया गया है। अब देखिए आते हैं, ये पब्लिक कंपनी क्या है। आपने सुना होगा कंपनी, लेकिन ये पब्लिक कंपनी आपने इसमें देखा होगा। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है। देखिए, पब्लिक कंपनी होती है, उसे कहते हैं जिनकी अपने मालिकों से, यानी जो मालिक होते हैं कंपनियों के, अपने मालिकों से अलग पहचान होती है, उन्हें पब्लिक कंपनी कहते हैं। यानी मालिक तो है ही, उसकी पहचान तो है ही, मालिक से हटकर जो अलग पहचान होती है उन्हें पब्लिक कंपनी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आता है आपका अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अभी जो आपने क्वेश्चन देखा था ऊपर, एकल कंपनी, तो कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें हो सकते हैं देखिए 1 सदस्य। तो बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आएंगे जो कि आंसर उसी में छिपे होंगे, लेकिन ज़रूरत क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंसर उसी में मिल जाएगा जो होगा। ये नहीं कह रहा मैं कि हर प्रश्न के अंदर आंसर होगा। आंसर तो होगा जो विकल्प दिए हैं उसमें, लेकिन प्रश्न के अंदर आंसर बहुत से कम क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कहीं आप मेरे इनाम मर्दों के कहा था। चलो आगे का क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्राइवेट कंपनी कितने निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य होता है। यानी प्राइवेट कंपनी कितने निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य होता है, ये होता है केवल 2। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आता है आपका अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत असीमित कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। यानी असीमित कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया है आपका धारा 2 के 92 में। किस में किया गया है, धारा 2 के 92 में ये परिभाषित किया गया है असीमित कंपनी को। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है आपका, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के पैरा 45 में किसकी परिभाषा दी गई है। तो धारा 2 के सब क्लॉज 45 में किसकी परिभाषा दी गई है। तो किसकी दी गई है, सरकारी जो कंपनी है उनकी परिभाषा दी गई है। धारा 2 के पैरा 45 में दी गई है सरकारी कंपनी की परिभाषा, ठीक है। आइए चलो आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, लोचा हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। चलिए, शासकीय समापक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत उपबंधित है। शासकीय समापक की नियुक्ति धारा 359 के अंतर्गत उपबंधित है। किसके अंतर्गत, धारा 359 के अंतर्गत। धारा
360 के अंतर्गत क्या उपबंधित किया गया है? देखिए 359 के अंतर्गत है शासकीय समापक, यानी शासकीय समापक, और 360 के अंतर्गत क्या नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शासकीय समापक की शक्तियाँ और कृत्य। समापक को नियुक्त किया गया है धारा 359 में और इसकी शक्तियाँ हैं 360 में। देखिए दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, सेल्फ प्रोस्पेक्टस अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? तो सेल्फ जो प्रोस्पेक्टस अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? ये किया गया है धारा 31 के पैरा 1 में। किस में किया गया? धारा 31 के पैरा 1 में किया गया है ये। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में निगमित निकाय की परिभाषा दी गई है? निगमित निकाय की परिभाषा दी गई है आपकी धारा 2 की उपधारा 11 में। धारा 2 की उपधारा 11 में दी गई है ये। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है ये, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में किस प्रकार की कंपनी की परिभाषा दी गई है? तो धारा जो 8 में है वो किस प्रकार की कंपनी की परिभाषा दी गई है? तो ये दी गई है धर्मार्थ कंपनी, यानी जो धर्मार्थ कंपनी है उसकी परिभाषा दी गई है धारा 8 में। आइए अगला क्वेश्चन आता है आपका, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के पैरा 39 में किसको परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 के पैरा 39 में परिभाषित किया गया है आपके वित्तीय संस्थाएं। किसको? वित्तीय जो संस्थाएं हैं उन्हें धारा 2 के 39 में परिभाषित किया गया है। देखिए वीडियो पूरी देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है आपका, आगे आ जाता है आपका, कंपनी निर्माण की अवस्थाएं कौन सी हैं? बताइए कंपनी निर्माण की अवस्थाएं कौन सी हैं? देखिए प्रवर्तन की अवस्था ये भी है, निगमन की अवस्था ये भी है, पूंजी अभिदान की अवस्था ये भी है, व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था ये भी है, यानी ये सभी हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार कोई भी कंपनी अपने उद्देश्य खंड में परिवर्तन कर सकती है? यानी उद्देश्य खंड में परिवर्तन कर सकती है, किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? ये कहा गया है धारा 13 के अंतर्गत। धारा 13 के अंतर्गत ये कहा गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आता है आपका ये, विदेशी कंपनी की विवरण पत्रिका के संबंध में किस धारा में उपबंध किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके धारा 387 से 391, यानी जो विदेशी पत्रिका के संबंध में जो संबंध किए गए हैं वो किए गए हैं धारा 387 से 391 तक किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 2 की पैरा 26 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो ये दी गई है आपके सहयोजित कंपनी की। किसकी? सहयोजित कंपनी की परिभाषा दी गई है धारा 2 के पैरा 26 में, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है ये, केंद्रीय सरकार को अन्याय एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? देख, कुप्रबंध को रोकने के लिए क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त हैं आपके, देखिए अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति, संचालकों की नियुक्ति, संचालकों की अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्ति, यानी ये सभी अधिकार प्राप्त हैं कुप्रबंधक को रोकने के लिए। किसको? केंद्रीय सरकार को। आगे का प्रश्न है आपका, किस धारा के अंतर्गत कुप्रबंध के निवारण के लिए उपबंध है? देखिए कुप्रबंध जो निवारण है उसके लिए उपबंध है धारा 241 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? धारा 241 के अंतर्गत है कुप्रबंध के निवारण के लिए उपबंध किया गया है 241 में। चलिए आगे का क्वेश्चन आ जाता है आपका ये, किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि
अन्यायपूर्ण आचरण के निवारण के लिए कौन याचिका कर सकता है? तो किस धारा के अंतर्गत कहा गया है ये कहा गया है धारा 244 के अंतर्गत, यानी 244 के अंतर्गत कहा गया है अन्यायपूर्ण आचरण निवारण के लिए याचिका दायर करने की सुविधा की गई है 244 के, यानी अन्यायपूर्ण जो कोई अन्याय के विरुद्ध काम हो रहा होगा 244 के आप अंतर्गत याचिका दायर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार कंपनी का स्वेच्छा से परिसमापन किया जा सकता है? देखिए, परिसमापन किया जा सकता है, ये किया जा सकता है धारा 304 के अंतर्गत। धारा 304 के अंतर्गत परिसमापन किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, किन दशाओं में कंपनी का स्वेच्छा से परिसमापन किया जा सकता है? तो किन दशाओं में किया जा सकता है? सामान्य प्रस्ताव द्वारा और विशेष प्रस्ताव द्वारा, यानी सामान्य प्रस्ताव से भी किया जा सकता है और कोई विशेष प्रस्ताव आए उसके द्वारा भी परिसमापन किया जा सकता है, यानी उपयुक्त दोनों। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन में निम्नलिखित किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है? तो किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है? शोध क्षमता की घोषणा और परिसमापक की नियुक्ति, यानी निम्नलिखित किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है? शोध क्षमता की घोषणा और परिसमापक की नियुक्ति, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका ये आ जाता है आपका, शासकीय परिसमापक के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? तो शासकीय परिसमापक के प्रमुख कर्तव्य हैं आपके परिसमापन की कार्यवाही करना, कंपनी लॉ अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी उपयुक्त दोनों, उपयुक्त सभी, अतिरिक्त रिपोर्ट भेजना, ये तीनों आएंगे आपके। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, शासकीय परिसमापक के क्या क्या कर्तव्य हैं? तो शासकीय परिसमापक के कर्तव्य होंगे आपके कंपनी की संपत्ति को अपने अधिपत्य में लेना, कंपनी की संपत्ति की व्यवस्था करना, लेनदारों एवं अंशदायियों की सभा बुलाना, यानी उपयुक्त सभी होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अधीन परिसमापक का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित अंतरालों में कम से कम 2 बार कंपनी के आय एवं व्यय का लेखा अधिकरण को भेजे? तो लेखा अधिकरण को भेजे, यह किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया धारा 294 के पैरा 4 के अंतर्गत किया गया है। तो ये आता है आपका अगला क्वेश्चन, परामर्शदायी समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका धारा 287। किसके अंतर्गत? धारा 287 के अंतर्गत किया गया है ये। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस धारा के अनुसार ऋणों को चुकाने के बाद शेष बची राशि को वितरित करने का प्रावधान है? तो ये किस धारा के अनुसार है? ये है आपका धारा 297 के अनुसार शेष बची राशि को वितरित करने का प्रावधान है, धारा 297 के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका ये, एक कंपनी परिसमापक के प्रमुख कार्य क्या है? तो एक कंपनी परिसमापक के प्रमुख कार्य हैं आपके, देखिए, कंपनी की संपूर्ण शक्ति को अपने कब्जे अर्थात अभिरक्षा में लेना, कंपनी के ऋणों को ग्रह एवं आग्रह करना, कंपनी की अवशोषित राशि का वितरण करना, यानी उपयुक्त सभी प्रमुख कार्य हैं एक कंपनी के। ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, एक कंपनी परिसमापक के कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, कार्य कौन कौन से हैं? लेनदारों तथा अंशधारियों की बैठक बुलाना, परिसमापक अधिकरण से निर्देश प्राप्त करता है, यानी उपयुक्त दोनों। क्या क्या कार्य हैं?
बैठक बुलाता है और निर्देश प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, नए अंशों को लेने में प्राथमिकता का अधिकार किस धारा में वर्णित है? तो नए अंशों को लेने में प्राथमिकता का अधिकार वर्णित है आपका धारा 62 में। किसमें? धारा 62 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सदस्यता की कसौटी के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? तो सदस्यता की कसौटी के प्रमुख बिंदु हैं आपके, देखिए, पार्षद सीमानीय द्वारा सदस्यता, प्रार्थना पत्र द्वारा सदस्यता, प्रदिष्टि अंतरण अथवा परेषण द्वारा सदस्यता, यानी उपयुक्त सभी पार्षद सीमानियम द्वारा सदस्यता और प्रार्थना पत्र और प्रदिष्टि अंतरण। ठीक है, कसौटी के प्रमुख बिंदु हैं ये। क्या है? कसौटी के प्रमुख बिंदु हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, कंपनी निदेशक को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है ये किया गया है धारा 2 के पैरा 34 के अंतर्गत। धारा 2 के पैरा 34 के अंतर्गत निदेशक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष की शर्तें किस धारा के अंतर्गत की गई हैं? तो अनुतोष की शर्तें हैं वो की गई हैं धारा 241 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 241 के अंतर्गत अनुतोष की शर्तें की गई हैं 241 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आता है आपका अगला क्वेश्चन, परिसमापक द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही का संचालन किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित है? तो ये है आपका धारा 319 के पैरा 3 में। धारा 319 के पैरा 3 में संचालन का प्रावधानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने निदेशक होने चाहिए? तो एक पब्लिक कंपनी में कम से कम होने चाहिए आपके 3 निदेशक। कितने होने चाहिए? पब्लिक कंपनी में 3 निदेशक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत केवल एक व्यक्ति ही कंपनी का संचालन निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है, ना कि कोई संघ या संस्था अथवा फर्म? तो यह धारा 253 के अनुसार, धारा 253 के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा। किसके अनुसार? धारा 253 के अनुसार। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निर्देशक पद के लिए निम्नलिखित अयोग्य हैं। तो योग्यता क्या क्या है? जो योग्यताएं नहीं हो, अयोग्य यानी जो योग्यताएं नहीं होनी चाहिए वो क्या क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो पागल अथवा विकृत चित्त का हो, जिसे दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, जो किसी नैतिक अपराध के लिए कम से कम 6 माह की सजा काट चुका हो, यानी इनमें से किसी में वो विलिप्त नहीं होना चाहिए निर्देशक पद के लिए। ओके, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आता है आपका अगला प्रश्न, निर्देशक पद पर नियुक्त हेतु योग्यताएं एवं शर्तें कंपनी अधिनियम की किस धारा में दी गई हैं? तो जो नियुक्ति होती है उसकी योग्यताएं और शर्तें किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं? ये दी गई हैं धारा 270 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 270 के अंतर्गत उसकी योग्यताएं और उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जो दी गई हैं धारा 270 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत नए व्यक्ति को निर्देशक बनाया जा सकता है? तो नए व्यक्ति को जो निर्देशक बनाया जा सकता है धारा 257 के अंतर्गत। धारा 257 के अंतर्गत नए व्यक्ति को निर्देशक बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत निर्देशक की अनर्हता निर्धारित की गई है? तो ये की गई है धारा 267 में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अतिरिक्त निर्देशक की नियुक्ति का प्रावधान है? यानी अतिरिक्त निर्देशक की नियुक्ति का प्रावधान है, एडिशनल डायरेक्टर। तो ये है आपका धारा 260 यानी बी, ऑप्शन बी धारा 260
60। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, नए व्यक्ति को निर्देशक पद के लिए किस प्रकार नियुक्त किया जा सकता है? तो किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, नए व्यक्ति को कंपनी अधिनियम की धारा 257 में निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है। अधिवेशन के कम से कम 14 दिन पहले नियुक्त का लिखित प्रस्ताव कंपनी को देना होगा, 14 दिन पहले देना होगा। नए व्यक्ति भी ऐसे प्रस्ताव की लिखित सूचना 500 के साथ ₹500 के साथ कंपनी को प्रेषित कर सकता है अथवा उसका समर्थन करने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। यानी उपयुक्त सभी ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, कंपनी संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार कोई व्यक्ति एक समय में कितनी कंपनियों के निर्देशक का पद ग्रहण कर सकता है? तो कितनी कंपनियों के पद निर्देशक का पद ग्रहण कर सकता है? ये है 15 कंपनियों की निर्देशक का पद ग्रहण कर सकता है अधिनियम 2002 के अनुसार एक व्यक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंपनी के निर्देशकों का पारिश्रमिक निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों द्वारा, कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, आवश्यक होने पर कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ये, कंपनी अपने निर्देशक को उसकी पदावधि से पूर्व किस प्रकार हटा सकती है? देखिए, किस प्रकार हटा सकती है? कंपनी द्वारा साधारण संकल्प पारित करके, यानी कंपनी द्वारा साधारण संकल्प पारित करके उसे हटा सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निर्देशक को कंपनी की लेखावाहियों का निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है धारा 209 के पैरा 4 में, धारा 209 के पैरा 4 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, कंपनी के निर्देशकों के कर्तव्य क्या हैं और निर्देशकों के कर्तव्य क्या क्या हैं? देखिए, पहला है आपका पद ग्रहण करने अथवा पद त्यागने का आशय प्रकट करना। नंबर 2 है कंपनी की वार्षिक विवरणी को हस्ताक्षरित करना। नंबर 3 है कंपनी के वैधानिक रिपोर्ट, लीगल रिपोर्ट को प्रस्ताव करना, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सामान्य रूप से निर्देशक कंपनी का होता है। तो ये होता है, देखिए, न्यासी, न्यासधारी, हिताधिकारी, यानी सभी होता है। निर्देशक कंपनी का होता है सभी, न्यासी भी होता है, न्यासधारी भी होता है, हिताधिकारी भी होता है। ठीक है, आगे चलता है। आपके आगे प्रश्न आता है, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अधिकरण निर्देशक को हटा सकता है? ये हटा सकता है आपका 402 के अंतर्गत, धारा 402 के अंतर्गत निर्देशक को हटा सकता है। अगला प्रश्न आता है, कंपनी रूपी शरीर का मस्तिष्क निर्देशक बोर्ड होता है तथा कंपनी जिसके माध्यम से अपना कार्य संपादन करती है, यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है नेविल्ले ने। किसने कहा है? नेविल्ले ने कहा है ये कथन। अगला प्रश्न आता है आपका, निर्देशक बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति कुल निर्देशक संख्या कितना है? तो ये है 1/3। कितनी है? 1/3 है गणपूर्ति कुल निर्देशकों की संख्या, 1/3। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका धारा 270 के अंतर्गत कंपनी के अनुच्छेदों में यह उपबंध हो सकता है कि निर्देशकों को कंपनी के कुछ अंश खरीदने पड़ेंगे। ऐसे अंशों को अहर्तदायी अंश कहा जाता है। तो ये आएगा उसका ऑप्शन, दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, किसी कंपनी के प्रबंध निर्देशक की पदावधि कितने वर्ष से अधिक नहीं हो सकती? तो कितने वर्ष से अधिक नहीं हो सकती? 5 वर्ष से अधिक। 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यानी ये तो वो हो गया एमएलए की तरह। ठीक है, एमएलए प्रधानमंत्री, वो भी 5 साल के लिए रहते हैं,
तो ये भी 5 साल के लिए रहेगा, उनसे बड़ा थोड़ी है ये। अगला प्रश्न आता है आपका, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अन्यायपूर्ण आचरण के निवारण हेतु अधिकरण में आवेदन की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है? तो ये किया गया है आपका धारा 397। आवेदन की प्रक्रिया का उल्लंघन धारा 397 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आता है आपका, कंपनी अधिनियम की किस धारा में कंपनी में वैकल्पिक निर्देशक की नियुक्ति का प्रावधान है? तो वैकल्पिक निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है धारा 313 के अंतर्गत। धारा 313 के अंतर्गत वैकल्पिक निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है आपका, कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा किसी निर्देशक को पदभार सौंपने के लिए प्रतिसिद्ध करती है? तो ये करती है धारा 312 के अंतर्गत। किसके? धारा 312 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आता है आपका, कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान करती है? तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान करती है धारा 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आता है आपका, निर्देशकों को कंपनी विधि बोर्ड द्वारा किन धारा के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है? तो किन धारा के? 402 के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है, जो कि कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अंतर्गत पद से निदेशकों को, किसको? निदेशकों को कंपनी विधि बोर्ड द्वारा धारा 402 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। आगे का प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न आता है आपका लास्ट प्रश्न है जी आपका। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन सही रहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो बनाए हैं इतने ही सही हैं तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपके साथी हैं, भाई बहन जितने भी हैं, और भी जो पेपर दे रहे हैं उनके पास भी शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका? तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों के निर्देशक बोर्ड में एक तिहाई स्वतंत्र निर्देशकों को रखना अनिवार्य है। वो पढ़ा था आपने, 1/3। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्देशक मंडलों में कम से कम एक महिला निर्देशक की नियुक्ति का प्रावधान है। यानी ये दोनों कथन सत्य हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।